Assalamu alaikum. The topic we are studying today is Austin's theory of sovereignty. इसको monistic theory of sovereignty भी कहते हैं और it was presented by John Austin John Austin who was an English jurist और basically ये legal sovereignty की कहा जाता है इसको theory और जो जॉन ऑस्टिन है उसको फाउंडर कहा जाता है स्कूल ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का और जो बुक थी जिसमें ये आइडिया प्रेजेंट किया गया अ, उसका नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो पब्लिश हुई थी 1832 में। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो डिफाइन करते हैं ऑस्टिन वो स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग सॉवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ के लॉ में या लीगल सॉवरेनिटी या लीगल पावर क्या होती है विच अकॉर्डिंग टू हिम इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू एन इंफीरियर कि कोई भी कमांड होगी जो एक सुपीरियर जो है वो किसी इंफीरियर को दे रहा होगा और इट इज जनरल कि द कमांड टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट ऑब्वियसली जब कोई कमांड है कोई ऑर्डर है तो या तो वो किसी काम करने का है या किसी काम से रोकने का है या वो डायरेक्टली दिया जाएगा या वो इनडायरेक्टली दिया जाएगा बाय द सॉवरन और द सुपीरियर टू अ पर्सन or a person who are his inferiors in a sense that they are subject to his authority. मतलब यही कि जो भी कमांड दे रहा है वो किसी भी तरह से या तो सॉवरन होगा या वो सुपीरियर होगा उन लोगों से जिनको वो कमांड दे रहा है। अब वो कोई एक शख्स भी हो सकता है जो सुपीरियर हो और कोई बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकती है। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं वो सॉवरन डिफाइन करते हैं ऑस्टन और वो क्या है sovereign in a state is as if a determinate human superior not in habit of obedience to a legal superior to a like superior receives habitual obedience from a bulk of a given society that determinate that determined superior is sovereign in that society and that society is a society that is political and independent. तो अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक पॉलिटिकल और इंडिपेंडेंट सोसाइटी होगी जहाँ पे कोई डिटर्मिनेट होगा ह्यूमन सुपीरियर कोई डिटरमाइन किया हुआ होगा कोई मौजूद होगा जिसके पास सुपीरियर जो पावर्स दी गई हैं और उसका ह्यूमन होना ज़रूरी है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी की ओबीडियंस नहीं करेगा अपने जैसे किसी सुपीरियर की या किसी भी और शख्स की सुपीरियर जो उससे सुपीरियर अपने आप को क्लेम करे या उस जैसा सुपीरियर अपने आप को क्लेम करे वो उसको ओबे नहीं करेगा बल्कि वो रिसीव करेगा ओबीडियंस फ्रॉम अ बल्क ऑफ गिवन सोसाइटी दैट डिटर्मिनेंट सुपीरियर इज sovereign of that society. Okay. To that determinate superior, the other members of society are subject. Obviously, वो जो भी determinate superior है, बाकी जो members of society हैं वो उसको obey करेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसके subjects होंगे और that determinate superior, the other members of society are dependent. ये भी हो सकता है कि उनका dependency का रिश्ता हो या ये हो सकता है कि वो उसके subjects हों कि अपने आप से वो उसको inferior महसूस करें और उसको वो power दे रहे हों कि वो उनको rule करे. So the next slide is a closer look at the definition जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का उसकी एक क्लोजर लुक हम देंगे और उसको हमने पॉइंट्स में निकाला है और वो है only a determinate person or a body of persons can be sovereign कि कोई भी determinate person होगा जो कि determinate हो अपनी पावर यूज करने के लिए भी जो determinate हो अपने आप को sovereign साबित करने के लिए भी जो हर लिहाज से determinate हो जिसको लोग माने जिसकी बात लोग माने. So only a determinate person or a body of persons can be sovereign. अब ये जो है ये वो opposite है according to the view of popular sovereignty and any other non-human being जो कि superior किया जाता है कि अगर आप किसी भी ऐसी मतलब हम हमारा तो ये मानना है कि मतलब हम मानते हैं कि गॉड इज सुपीरियर गॉड इज सॉवरेन लेकिन यहाँ पे जो इसका मोनिस्टिक व्यू है वो उसके ऑपोजिट है उनका ये कहना है ऑस्टिन का कि कोई भी
ह्यूमन होना चाहिए, जो जो ये सॉवरेन जिसके पास पावर हो गया वो एक्सरसाइज करेगा, या बॉडी ऑफ ह्यूमंस होने चाहिए। पॉपुलर सॉवरेनिटी के लिए कैसे ऑपोजिट है, क्योंकि पॉपुलर सॉवरेनिटी में जो मैसेज होते हैं, जो लोग होते हैं, वो खुद इलेक्ट कर रहे होते हैं अपना सॉवरन, मतलब वो किसी को सॉवरन पावर्स दे रहे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि बाय फोर्स काइंड ऑफ सॉवरेनिटी इसमें हासिल की हुई है, और वो उसके ऊपर मतलब उसको यूज कर रहा है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ हो। The power of the sovereign is legally unlimited और एब्सोल्यूट, कि जो भी सॉवरेन की पावर है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन या मोनास्टिक सॉवरेनिटी में वो ये है कि वो अनलिमिटेड पावर्स हैं उसके पास, और एब्सोल्यूट पावर्स हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एवरीवन ओबे द लॉ मेड बाय हिम, ही मेक्स हिज ओन लॉ, कि मतलब ही इज नॉट answerable to anyone, but everyone has to obey the law he has made. सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल, सॉवरेनिटी उसकी जो सॉवरेनिटी है वो डिवाइड नहीं होगी, वो कोई शेयर नहीं करेगा, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मे बी फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, के मतलब हो सकता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुई हो सॉवरेनिटी के लिए, बट कैन नॉट बी डिवाइडेड एज इन फेडरल स्टेट, पर उसको डिवाइड नहीं किया जाता। सॉवरेनिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मतलब मुख्तलिफ को मुख्तलिफ फंक्शंस दे दिए जाएं, पर उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इस मामले में ये सॉवरन है, इस मामले में ये सॉवरन है। ठीक है। द रूल ऑफ लॉ एंड ओबीडियंस की बात करते हैं मोनिस्टिक व्यू में, वो क्या है कि द स्टेट ओनली द स्टेट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सॉवरेन, एंड सब्जेक्शन और ओबीडियंस टू लॉ और कमांड ऑफ द सॉवरेन इज ऑब्वियसली नेसेसरी, कि कोई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा तो कोई लॉ होगा, कोई लीगल सिस्टम होगा, और उसको लोग ओबे करेंगे। अगर ओबीडियंस नहीं होगी लॉ की तो वो सोसाइटी या वो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो लॉ की ओबीडियंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Austin's primary purpose was to define law and sovereignty in such exact and clear terms as to become the basis of the science of law or jurisprudence. With him, the monastic view of sovereignty of state becomes precise and well defined. So basically, was what the monastic view of sovereignty according to Austin. लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी, और इस को हम जो हमारी पॉपुलर सॉवरेनिटी है उसके साथ हम आगे देख के चलेंगे। तो फिलहाल क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है। पॉपुलर सॉवरन जो प्लूरलिस्ट होते हैं सॉवरेनिटी के, वो इसको सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो हेनरी मेन का आता है, और वो ये है कि अदर जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट हैं 19th सेंचुरी के, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। और ऑब्जेक्शंस जो उन्होंने इसमें निकाले वो ये थे कि हिस्ट्री डज नॉट सपोर्ट ऑस्टिन्स व्यू ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, कि जो एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट है कि सारी पावर किसी एक शख्स के पास है, उसको कोई जो है उससे सवाल नहीं कर सकता, जो उसने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं उनके मतलब वो हर हाल में पूरे होने ज़रूरी हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस किस्म का जो है इस व्यू को जो ऑस्टिन प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको हिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर सकती। अब उन्होंने आर्ग्यूमेंट जो था उन्होंने अपने लेक्चर्स में दिया था हेनरी मेन ने, और वो थे उन लेक्चर्स का जो टाइटल था वो था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस कैसे बने। तो उन्होंने हिस्ट्री प्रोवाइड किया और उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे फ्लॉड है। तो sovereignty limited by the internal considerations and restrictions with examples to the रंजीत सिंह ईस्टर्न कम्युनिटीज, और आगे उन्होंने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी भी एग्जांपल्स दी। तो उनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। मतलब कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ कंसिडरेशंस आती हैं, आपकी कल्चरल वैल्यूज आती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी सोसाइटी की, जो मतलब आपको सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने के मुतालिक आपके ऊपर कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो मतलब थ्रू आउट सॉवरेन है। उन्होंने बेसिकली तीन जो मेजर एग्जांपल्स हम यहाँ पे उनकी ले रहे हैं, वो एक रंजीत सिंह के हवाले से उन्होंने ली, कि उन्होंने डिफाइन कर दिया मतलब जो सब कॉन्टिनेंट का और इस इंडिया का जो एक कल्चर था उसको डिफाइन किया, और उसमें उन्होंने कहा कि उनके उसके ज़माने में भी रूल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय पंचायत, के जो रूल्स होते थे वो पंचायत बनाए जाती थी। इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन होते थे एक सॉवरेन के अंदर भी,
कि वो अपने अपने काम कर रहे होते थे। ये नहीं था कि अगर महाराजा है कोई तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है, वो जो मर्जी करे। उसने डिफरेंट पावर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से लोगों को दी हुई थी, मतलब मुख्तलिफ महकमे बनाए हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो सारे काम वो खुद ही कर रहा है और जो उसने हुक्म दे दिया है वो मतलब है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि द इन ईस्टर्न कम्युनिटीज द कस्टम वाज द रियल किंग, कस्टम वाज द रियल किंग, के कस्टम्स जो थे वो इम्पोर्टेंट होते थे, आपकी रिवायात इम्पोर्टेंट होती थी, नॉट द सॉवरन रूलर। के आपका रूलर इतना मतलब वो नहीं होता था। रूलर भी कोई लॉ या कुछ मतलब पास करते थे तो वो इस बात को ध्यान में रखते थे कि रिवायात क्या है, उसके खिलाफ नहीं जाना। और उसकी अथॉरिटी जो थी वो लिमिटेड थी बाय द एंशियंट कस्टम्स, उसके यूसेजेस, रिलीजियस ट्रेडिशंस, बिलीव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी इस किस्म का कोई डिस्पोटिक सॉर्ट ऑफ नहीं था रूलर, जो कि बहुत ही मतलब सॉवरेनिटी को बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स में मतलब यूटिलाइज करे। नो सॉवरेन however despotic could disregard the entire history of the community, mass of its historic antecedents, which is each community determines how the sovereign shall exercise or forbear from exercising his irresistible or coercive पावर। कि मतलब जब भी कोई भी रूलर कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ये पता है कि वो जिन लोगों के ऊपर रूल कर रहा है, जिनको वो ऑर्डर दे रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, और वो उसके खिलाफ नहीं जाता है। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिटेशंस ऑफ सॉवरेनिटी में, कि कुछ सॉवरेनिटी में लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन ऑस्टिन का व्यू था कि वो एब्सोल्यूट होती है। तो ये लोग बेसिकली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लास्की रिमार्क दैट ऑस्टिन थ्योरी इज आर्टिफिशियल टू द पॉइंट ऑफ एब्सर्डिटी। लास्की ने ये कहा कि ये एब्सर्ड बात है, ये मतलब अकल में फहम में ना आने वाली बात है जो ऑस्टिन ने की एब्सोल्यूटिज्म के हवाले से, कि इतनी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती पावर। ओके, ऑस्टिन थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू दिस। आजकल के ज़माने में ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हो सकती। जो ऑस्टिन ने डेफिनेशन दी सॉवरेनिटी की वो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ पॉइंटिंग आउट द डिटर्मिनेट ह्यूमन सॉवरन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट सिस्टम। हमारे यहाँ कोई डिटर्मिनेट ह्यूमन सॉवरन नहीं है कि जिसने पावर एक्वायर कर ली और वो एब्सोल्यूट बनकर उन पावर्स को यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे अगर किंग्स भी हैं, पार्लियामेंट भी है, लॉर्ड्स हैं, या आजकल के ज़माने में इलेक्टर्स होते हैं, आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, आपका इलेक्टोरेट होता है, आपके लोग होते हैं जो इलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब किसी भी निज़ाम के तहत कोई ऐसी अंधेर नगरी नहीं मची होती। कोई सिस्टम होता है जिससे सॉवरन पावर किसी को दी जा रही होती है, और उस सॉवरेनिटी की भी आगे हमने देखा डिफरेंट टाइप्स बन चुकी हैं, कि किसी के पास टाइटल है सिर्फ सॉवरेनिटी का, कोई एक्चुअल सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर रहा है। और मतलब इस तरह से मुख्तलिफ तरह से सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है सॉवरेनिटी भी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम में ये इस लिहाज से एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जब भी क्रिटिसिज्म आता है किसी थ्योरी पे, कोई भी थ्योरी होती है तो उसके कुछ प्रोपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ उसके को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं लोग। तो जब क्रिटिसिज्म आया कि ऑस्टिन की थ्योरी पे कि जनाब ये आजकल के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है, तो जो लोग उसको सही समझते हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि यूएसए के एग्जांपल के साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो जो भी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है वो सॉवरन है। तो वहाँ पे जो ये था कि the USA Austin was driven to the conclusion that the body which has the power to amend the constitution is sovereign, but such a body cannot be determinate। लेकिन यहाँ पे एग्जाम क्या एक वो बात आई कि जो भी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है किसी मुल्क में, क्या वो डिटर्मिनेट है, क्या वो मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या वो मतलब एब्सोल्यूट पावर रखती है, क्या वो किसी को आंसरेबल नहीं है। मोरओवर इट्स sovereignty is not absolute नहीं है, because its power to amend the constitution is restricted to specific amendments and no more। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से कुछ जो आपकी आर्टिकल्स हैं उनको आप अमेंड कर सकते हैं, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को या हर उसकी आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते। इसी तरह जो दूसरे भी ममालिक हैं वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो एक तो उनको अमेंड करने का तरीकाकार काफ़ी लेंथी होता है, या उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो कंसेंट चाहिए होती है।
तो उस सूरत में भी अगर हम ये कहें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखता है वो सॉवरेन है, तो वो किसी हद तक जो है मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर में क्वेश्चनेबल है कि आप कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं और आप उसे किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर यूएसए की यहाँ पे एग्जांपल दी है तो यूएसए में एब्सोल्यूट पावर नहीं है उनके सिस्टम में भी कि वो जो है कोई जो सॉवरेन है वो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके। टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट सॉवरेन इन फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर एज लास्टी फेज इज एन इम्पॉसिबल एडवेंचर की जो मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर है, जो आजकल का फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर है, उसमें डिटर्मिनेंट सॉवरेन आप नहीं ढूंढ सकते। सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो डिफाइन की हुई है कि किस किस तरह से आपका नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा होता है कि सॉवरेनिटी कहाँ लाइज कर रही है, ये कौन यहाँ पे कितना सॉवरेन है, इसके पास कितनी मतलब सॉवरेनिटी वाली पावर्स हैं वो हैं। ऑस्टिन फेल्ड टू डिस्टिंग्विश लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब जो सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पे आता है वो आता है लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का एक क्लैश आता है। ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली इन लीगल टर्म्स है कि जब हमने देखा कि उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी जब डिफाइन की तो वो भी स्टार्ट की पहले बाय डिफाइनिंग इट इन टर्म्स ऑफ लॉ। सो इट इज बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ लीगल सॉवरेनिटी। ठीक है, इसको लीगल सॉवरेनिटी के साथ ज्यादा रिलेट किया जा सकता है। द रीजन it is difficult to apply this theory to existing states is that he does not distinguish legal from political aspects of sovereignty. Legal aspects of sovereignty और है, लॉ बनेगा कैसे, लॉ एक्सरसाइज कैसे होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो और है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में आपके जो लोग हैं जो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कैसे इलेक्ट होके आ रहे हैं और उनके पास कितनी पावर है और कहाँ पे उनके अपने हाथ बंधे हुए हैं या उनके ऊपर कहाँ पे लिमिटेशन आ रही है, वो सब चीजें मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो ऑस्टिन ने इसको क्योंकि डिस्टिंग्विश नहीं किया इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। इट इज अ थियरी ऑफ लीगल सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी को डिफाइन करती है ये। इट हैज ही वाज राइट, ऑस्टिन वाज राइट व्हेन ही डिफाइंड about the legal sovereignty. Therefore, when he said that the king and parliament is sovereign, so yes, the king and parliament is sovereign to an extent, बट वेन ही ट्राई टू इंक्लूड द इलेक्टोरेट इन इट एज वेल, कि जब उसने कहा कि हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो फिर पार्लियामेंट में कहाँ तक सॉवरेनिटी जो है वो है, और जो किंग जो भी उसको उस सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहा है वो क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है? उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो जवाबदेह है उस इलेक्टोरेट को जहाँ से वो इलेक्ट होकर आ रहा है, उन लोगों को जिन्होंने उसे इलेक्ट करके भेजा है, उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को वो जवाबदेह है जहाँ से वो इलेक्ट होके आ रहा है। उसके लिए कोई मुद्दत है, वो कोई इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं है, उसके उसकी कोई लिमिट्स हैं। मतलब उसको कोई खुला नहीं छोड़ दिया गया कि वो जो मर्जी कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिटेशन आ गई। Because it elects a member of House of Commons, he failed to keep in mind that it is not legal sovereign because it cannot make laws. ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्टोरेट जो है वो सॉवरन है। वो इसलिए सॉवरन नहीं है क्योंकि इलेक्टोरेट इटसेल्फ लॉज नहीं बना रहा है। इलेक्टोरेट जो है वो मेंबर्स इलेक्ट करके भेज रहे हैं जिन्होंने लॉज बनाने। एट द सेम टाइम लीगल सॉवरन द किंग इन पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है बिकॉज इट इज कंडीशन बाय द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस विच कंस्टिट्यूट टू पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। जो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी फोर्सेस इंक्लूडेड होती हैं, उसमें आपकी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही होती हैं। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो मतलब वो आजकल के मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो उसके पास जो किंग इन पार्लियामेंट भी है या जो भी इदारा है या जो भी शख्स है जो किसी मुल्क में सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने का सॉवरेन पावर रखता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, एब्सोल्यूट नहीं है वो। इट इज ऑपोजिट टू द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये बात हमने पहले देख ली कि पॉपुलर सॉवरेनिटी के आइडिया के कैसे खिलाफ है, क्योंकि पॉपुलर सॉवरेनिटी में इलेक्टोरेट है, लोग इलेक्ट करके भेज रहे हैं, एक पॉपुलर मतलब डिमांड आती है और उस पर वो जो है आइडिया किसी को सॉवरेनिटी मिलती है। ऑस्टन सॉवरन हैज द सपोर्ट ऑफ फोर्स अलोन, कि ऑस्टन का जो भी फोर्स जो भी सॉवरन है, ह्यूमन है या बॉडी ऑफ ह्यूमंस है, वो उन्होंने बाय फोर्स एक्वायर की हुई है अलोन, विद द सपोर्ट ऑफ फोर्स।
है, विद द सपोर्ट ऑफ पीपल नहीं है, एंड नॉट बाय द विल ऑफ पीपल। कि वहाँ पे विल ऑफ पीपल जरूरी नहीं है कि जो लोग उसे ओबे कर रहे हैं क्या वो विलिंग है उसे ओबे करने के लिए। ऑब्वियसली अगर वो कोई डेस्पोटिक रूलर है तो मोस्ट ऑफ द हो सकता है कि लोग उसको करना चाह रहे हो, ओपोजिशन उसकी करना चाह रहे हो, लेकिन उसका तरीकाकार वो इतना जालिम है कि लोग उसे अपोज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी के ये खिलाफ आ जाता है। इट इज pointed out that the legal sovereign is not real sovereign but a formal sovereign। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आता है कि क्या लीगल सॉवरेन जो है वो रियल सॉवरेन हो सकता है या उसको सिर्फ एक फॉर्मल सॉवरेनिटी जो है वो उसके पास आ रही है। तो यहाँ पे भी एक चीज आ रही है कि अगर आपने किसी को लीगल सॉवरेनिटी दी हुई है तो क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है? ऑब्वियसली उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं आजकल के मॉडर्न सिस्टम में। बट नो लॉ कोर्ट विल एनफोर्स द डिजायर ऑफ पीपल till they are not enacted by the legal sovereign। जब तक कोई लीगल सॉवरेन कोई ऑर्डर नहीं देता तब तक लोगों की कोई भी लॉ है वो उसको फोर्स नहीं कर सकती, लोगों की डिजायर को इन्फोर्स नहीं कर सकती। लीगल सॉवरेन का होना भी जरूरी है। whose laws and decision alone it recognizes कि कोई लीगल सॉवरेन ऐसा होना चाहिए कि जिसके लॉज, जिसके दिए हुए लॉज पर, जिसके बनाए हुए लॉज पर लोग जो है वो अमल करें, अपनी बाय विल करें पॉपुलर सॉवरेनिटी में। और अगर दूसरे उसमें भी है तो अगर एब्सोल्यूट भी है जैसे कि उसमें ऑस्टिन ने कहा तो वहाँ पे भी ओबे करना जरूरी हो जाता है। किसी भी स्टेट के चढ़ने के लिए जो लॉ की को अबाइड करना है वो जरूरी है। इट गिव्स अ रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ लॉ दैट इट originates फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सॉवरेन। यहाँ पे ये एक आता है कि जो ऑस्टिन का व्यू है वो ये है कि ऑर्डर देगा सॉवरेन और जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे है ऑस्टिन कॉन्सेप्शन इज अटैक्ड ऑन टू ग्राउंड, एक हिस्टोरिकल और दूसरा सोशियोलॉजिकल। हिस्टोरिकल हमने पहले भी देखा कि हिस्ट्री में जो मेन ने अपनी वो दी थी वहां पे उन्होंने कहा कि in history law did not originate as a command of the sovereign but as the customs of people। जो सोसाइटीज बनी थी शुरू से पहले, जो भी कोई पहली सोसाइटी बनी थी वहां से हम देखते हैं कि लोग मिल के बैठे थे, उन्होंने अपने लिए कुछ लॉज बनाए थे, उन्होंने अपने कोई तौर तरीके बनाए थे और उसके मुताबिक जो है वो सोसाइटीज इवॉल्व की और उन्होंने अपने अपने कस्टम्स बनाए और उस पे चल पड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक सॉवरन था और उसने कह दिया कि नहीं बस ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा और सबने उसकी बात मान ली। कुछ डिस्कशन हुई किसी पॉइंट पे और लोग मिल बैठे, कोई बड़े थे किसी कबीले के, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी ये कस्टम है। तो इस तरह से है, कोई एक पर्सन नहीं आता हिस्ट्री की जो जो स्टडी कर किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो कस्टम्स ऑफ पीपल में बनी है। लॉ ग्रोज एज मेन एक्सप्लेन्ड इट एज पीपल ग्रो। और जैसे जैसे लोग जो हैं वो डेवलप होते गए, उनके ख्यालात बढ़ते गए, उन्होंने इल्म हासिल किया, ये जो भी था, ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था उसके साथ साथ लॉ भी जो था वो इवॉल्व हुआ है। इट डेवलप्स विद द पीपल, नो सॉवरन कुड डिसरिगार्ड द कस्टम। तो ऑब्वियसली जो भी कोई सॉवरन है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो कोई बॉडी ऑफ पीपल है, चाहे वो थ्रू पॉपुलर सॉवरेनिटी है, वो डिसरिगार्ड नहीं कर सकता उन कस्टम्स को उस सोसाइटी के जिस सोसाइटी को वो रूल कर रहा है। वट एवर द सोसाइटी परमिट ही कमांड, जो भी सोसाइटी परमिट करेगी वो वो कमांड करेगा। Says Austin, his critics retorted that the sovereign has to permit what he cannot command। ओके, उसके क्रिटिक्स ने ये कहा कि सॉवरेन हैज टू परमिट व्हाट ही कैन नॉट कमांड। एट टाइम्स कहीं पे आके ऐसा भी क्लैश हो सकता है कि लोग जो हैं मतलब ऑस्टिन का ये व्यू था कि जो भी सॉवरेन जिसकी इजाजत दे रहा है ना वो बेसिकली उसकी कमांड कर रहा है। लेकिन उसके क्रिटिक्स ने कहा कि सॉवरेन को वो बातें परमिट करनी पड़ती हैं जो वो ही जो वो कमांड नहीं भी कर रहा होता, तो वहां पे भी वो कर रहा होता है। और उसकी वजह क्या होती है, वही कस्टम्स होते हैं जो लोगों के लॉन्ग हेल्ड बिलीव होते हैं कि अब आप उनको उनके जो प्रीवियसली हेल्ड बिलीव हैं, उनके जो भी कस्टम्स हैं आप उनसे नहीं हटा सकते उन्हें। वो एक स्ट्रॉन्ग उनका बना हुआ होता है, फाउंडेशन होता है उनके कस्टम्स का। तो आप बाज़ औक़ात सॉवरेन को वो सारी चीज़ें परमिट करनी पड़ती हैं, चाहे वो उनको उनसे एग्री करे या ना करे।
The reason why law are obeyed by popular opinion, the sense of right, the condition of social life, habit, a sense of common interest, superstitions, instinct. This is the sociological role of law in human life. कि आपकी जो सोसाइटी है आपको उसकी जो व्यूज हैं, जो उसकी बेसिक्स हैं, जो उसकी फाउंडेशंस हैं, आप उनको नहीं हिला सकते। आपको उन सबको मानना पड़ता है, उन सब चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है। जो भी सॉवरेन है वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो ये जो लिस्ट आ गई, कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ, हैबिट, सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सुपरस्टिशन, इंस्टिंक्ट, इन सब चीज़ों को जो है वो सॉवरेन को देखना पड़ता है कमांड देते हुए। सो ऑस्टिन कहता है इट इग्नोर्स द राइट एंड फ्रीडम ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। के फॉर ऑस्टिन सॉवरेन जो है इग्नोर्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन की वॉलंटरी एसोसिएशन के यहाँ पे वॉलंटरिज्म जो होते हैं, वॉलंटियर कर होता है, एसोसिएशन का जो है फ्रीडम वो नहीं हो रहा। यहाँ पे भी प्लूरलिस्ट अटैक करते हैं। स्टेट इज नो लॉन्गर अ पावर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सोशल सर्विस स्टेट, द सर्विस एंड नॉट कमांड इज इट्स प्रोमिनेंट करेक्टर। कि यहाँ आजकल की जो मॉडर्न स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सोशल सर्विस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये नहीं आता कि जनाब किसी एक ने ऑर्डर दे दिया और सबने उसको ओबे कर लिया। कि आजकल जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो राय है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लूरलिस्ट भी स्पेशली अटैक करते हैं क्योंकि प्लूरलिस्ट का ये कहना होता है कि किसी एक शख्स या किसी एक डिटर्मिनेंट के पास सारी पावर नहीं आएगी। जो कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लूरलिस्ट का और मोनिस्टिक का डिफरेंस बता दूं कि ये जो ऑस्टिन वाले हैं ये कहते हैं कि वो बाय फोर्स एक्वायर कर रहा है वो पावर जिससे वो सॉवरेनिटी को इन्फोर्स कर रहा है। जो प्लूरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो भी सॉवरन पावर होगी उसके पास पावर्स जो है एक तो किसी एक के पास नहीं होगी। वो पावर जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनके इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सबके पास होगी थोड़ी बहुत और वो सब मिल के यूज कर रहे होंगे। उसमें कोई भी मतलब माइनॉरिटी जो है वो पिस नहीं रही होगी। सबकी आवाज सुनी जा रही होगी, सबकी बात सुनी जा रही होगी। प्लूरल इटसेल्फ ज्यादा को डिपेंड करता है जो है डिपिक्ट कर रहा है ना। तो इसी तरह जो आजकल का जो मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर है उसका जो जो मकसद है वो लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि उनको उनके ऊपर बाय फोर्स उनको दबाना है। The other associations their sovereignty and loyalty to the citizens. In such condition, Austinian view of absolutism, indivisible and all comprehensive sovereignty power is both incorrect and dangerous। और आजकल के ज़माने में अगर कोई एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऐसी एक्सरसाइज करे कि उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो पावर जो है वो किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। और अगर इतने सख्त टर्म्स में हम सॉवरेनिटी को देखें तो वो इनकरेक्ट भी है और डेंजरस भी है लोगों के लिए और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, सब कुछ आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये एक्सेप्टेबल होगा लोगों के लिए। अब जो लास्ट इसमें आता है क्रिटिसिज्म ऑस्टिन के ऊपर, वो आता है इंडिपेंडेंस इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न। कि आजकल का जो दौर है वो इंटरडिपेंडेंस का दौर है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स जो है, मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक के लॉज जो हैं वो दूसरी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। किसी एक मुल्क में अगर कोई एक लॉ आता है तो हमें पता है कि वो दुनिया भर में डिस्कस होता है। कोई एक जगह की कोई खबर होती है वो सारी दुनिया में डिस्कस हो रही होती है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, कल्चरल इंटरडिपेंडेंस है, हर तरह से इंटरडिपेंडेंस आ रही है। तो इस दौर में हम इतना स्ट्रिक्ट व्यू सॉवरेनिटी का जो है वो नहीं अपने लोगों पर एक्सरसाइज कर सकते।
Independence is not the characteristic of modern age is one of interdependence and cooperation among states and countries. No national self-interest, not national self-interest, but the well-being of all nations is the basis of modern life. Industry and science and industry, the full utilization of world resources demand cooperation among states and nation states. के आजकल के ज़माने में जो नेशनल इंटरेस्ट भी है, जो नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट भी है, वो एक तरफ है, लेकिन जो वेल बीइंग ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली एक लिबरल व्यू है दुनिया का। और उसमें अगर हम लिबरलिज्म की उससे देखें तो यहाँ पे भी ये आता है, लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस उनके मुताबिक पीस को प्रमोट करती है। तो वो यही कह रहे हैं कि आजकल का जो ज़माना है वो इस तरह का ज़माना है। आजकल के ज़माने में वो जो डेस्पोटिक रूलर का कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से ये हमने 6-7 पॉइंट्स देखे क्रिटिसिज्म के, जो कि ऑस्टिन की थ्योरी के हैं। अब इसके बाद जो हमने करनी होगी वो प्लूरलिस्ट व्यू होगा। आई होप आप लोगों को समझ आई है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।